नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आरुष भार्गव, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज फिर आपके सामने आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल ए लाइव विद डॉक्टर आरुष भार्गव में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन, जिसे हम दूसरी भाषा हिंदी में हम इसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य स्थिति में जब पेशेंट को कहते हैं तो ब्लड प्रेशर। और ये एक लगभग बहुत कॉमन स्थिति है आजकल। जितने भी मरीज हम हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ इवन अनडायग्नोस्ड भी हैं, तो ये बहुत वन ऑफ द कॉमनेस्ट, जहाँ सबसे कॉमनेस्ट बीमारियों में हाइपरटेंशन आता है। पहली बात, ये बीमारी नहीं है, ये आपके बॉडी का ही एक सिस्टम है जो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर होता जाता है। तो क्योंकि मैं इसमें आज के एपिसोड में आपसे डिस्कस करूंगा कि बेसिकली उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन होता क्या है, एक पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी भ्रांतियाँ हैं इस मामले में। दूसरा, कौन कौन से प्रकार हैं। तीसरा, इसके कारण क्या है। चौथा, इसका इफ़ेक्ट क्या होते हैं, या क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। पांचवा हम करेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे है। और सिक्स्थ इज छठवां जो होगा वो हो रहेगा हमारा इसका उपचार। तो सबसे पहले कि उच्च रक्तचाप होता क्या है। उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा, सबको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग 120/80 के आसपास रखते हैं। ये हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रिकमेंडेड है। जब ये ब्लड प्रेशर इस लिमिट से, नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाता है, तो इसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसका मूलतः कारण क्या होता है, वो होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ कोशिकाएं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं, तो इनमें जब ब्लड है, जो खून है, वो हमारा बहुत ताकत से जब मूव करता है ना, तो वो लीड करता है ब्लड प्रेशर। इस समस्या को अगर हम एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोज करें, ट्रीट करें, तो काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है, जिसमें मैं आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रोक है, किडनी की डिजीज है, मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है। तो इससे हम बच सकते हैं अगर इनको हम टाइमली इसको डायग्नोज करें। तो बेसिकली अब उच्च रक्तचाप जो है वो कितने टाइप का होता है, जहाँ उसके प्रकार कितने होते हैं, तो मूल्यतः वो दो प्रकार का होता है। एक है हमारे पास प्राथमिक या प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राथमिक हाइपरटेंशन है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ये सबसे कॉमन होता है। और ये इस प्रकार का जो हाइपरटेंशन है वो लगभग अधिकांश लोगों में पाया जाता है और उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। और जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, वो बेसिकली अन्य स्थितियों के कारण मरीजों में आता है। तो इसको भी हम देखेंगे। हमारा ब्लड प्रेशर बेसिकली है कौन सा, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जो हमारा सेकेंडरी है, जो बाकी बीमारियों के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के हमारे पास कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे है कि आयु के साथ बढ़ने से होता है, पहला। दूसरा होता है मोटापा, धूम्रपान, अधिक नमक का सेवन करना, तनाव, व्यायाम की कमी। ये हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारण हैं। और जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो मूलतः होता है किडनी प्रॉब्लम के कारण, गुर्दों की जैसे प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। जहाँ बचपन से दिल में कोई प्रॉब्लम है, हृदय रोग जिसे हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, उस कारण हो सकता है। थायराइड के कारण हो सकता है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के कारण, दोनों कारण हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तीसरा ये है, चौथा, कुछ दवाएं भी हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन करती हैं। और छठे, स्लीप एपनिया बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, ये भी हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक कारण है। कुछ मेडिसिन्स जो प्रतिबंधित हैं, लोग उसे मिसयूज़ करते हैं,
भारत सरकार जहाँ गवर्नमेंट्स काफ़ी उसके लिए काम करती है, बट लोग प्रति दवाइयाँ जो लेते हैं उस कारण भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन का वो एक और रीज़न है। अत्यधिक शराब का सेवन करना वो भी है। एंडोक्राइनल हार्मोन, जहाँ जो एंडोक्राइन ट्यूमर है जो हार्मोन इम्बैलेंस करते हैं, उस कारण भी हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और ये हमारे पास अड्रीनल ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, दो हमारी किडनीज के ऊपर, जो किडनीज के ऊपर होती हैं, उनमें भी कुछ उनके जैसे जो हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं, उस कारण भी ये, अगर वो ज़्यादा सिक्रीट करते हैं तो उस कारण उनका भी एक साइड इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है वो हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो हमारा हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जो कौन कौन से कारण हैं जो हमारे एक आम इंसान में हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं। जो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है मोटापा, लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, 55 साल से उम्र का ज़्यादा होना, व्यायाम की कमी होना, नमक या सोडियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेना, धूम्रपान, अल्कोहल या शराब का अत्यधिक सेवन करना। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, वो हमारा रिस्क फैक्टर जो हाइपरटेंशन रहेंगे, वो रहेंगे हमारे पास मधुमेह या डायबिटीज़ या दिल की कोई और बिना बीमारियां जैसे कि डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ये एक उच्च रक्तचाप का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हमें इसको कभी भी इन चीज़ों को, जैसे मैंने बताया, मोटापा, व्यायाम की कमी, 55 साल से अगर उम्र आपकी ज़्यादा हो रही है, नमक का अत्यधिक सेवन करना, धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर को ऐड करते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि बीमारियां, जैसे कि मेटाबॉलिक बीमारी कह रहा हूँ, जैसे कि मैं शुगर का पेशेंट होना, देन कोई हृदय के जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर में काउंट है हाइपरटेंशन के। मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे पास उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या क्या होते हैं। क्योंकि हम तो कह देते हैं कि हमें हाइपरटेंशन है, लक्षण पता होगा, सो दैट कि इंसान, या जो मैं आपसे श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी ये लक्षण देखते हैं तो आप कृपया अपने नज़दीकी डॉक्टर से या जो आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो अब इसमें से लक्षण क्या क्या हमें, सर दर्द रहना फ्रीक्वेंट और कभी कभी बहुत सीवियर हेडेक होना, सर दर्द होना, स्ट्रेस्ड रहना हमेशा, कभी कभी छाती में दर्द होना, भारीपन का महसूस होना, जब हम चलते हैं तो ज़्यादा सांस चढ़ना, हमेशा थका हुआ महसूस करना। ये एक ऐसा है जो हम इसको, इंसान जब कहता है कि मुझे थकान, बहुत ज़्यादा थकान हो, तो उसे अपना ब्लड प्रेशर इवेल्यूट करवाना चाहिए, चेक करवाना, रूटीन चेक करवाना चाहिए। फिर उसके बाद पेशाब में कभी कभी खून आना बहुत सिग्निफिकेंट लक्षण है हमारा हाइपरटेंशन का। आँखों, जो हमारी सडनली आँखों में हमारे ना जो दृष्टि का कमज़ोर पड़ना भी एक लक्षण है। नाक से फ्रिक्वेंटली खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार चक्कर आना। और कोई भी इंसान इनमें से कोई भी लक्षणों को महसूस करता है तो कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने आप को इवैल्यू कराइए। मैं आपके लिए फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या लक्षण है जिसे हम एड्रेस करना चाहिए एज एल एज पॉसिबल टू इवैल्यूएट हाइपरटेंशन। सबसे पहले जो है सर दर्द का होना, कभी कभी बहुत सीवियर सर दर्द होती है। स्ट्रेस रहना चिंता रहना, जो फेस पे भी दिखना शुरू हो जाए। छाती में दर्द होना, भारीपन महसूस करना, चलते हुए सांस चढ़ना या चलने में कष्ट होना, पेशाब में
खून आना, थका हुआ महसूस करना, नाक से खून आना और फ्रीक्वेंटली जहाँ बार बार चक्कर आना, तो ये एक ऐसे सिम्टम है, लक्षण है जिनको हमें सीरियसली लेना चाहिए और अपने डॉक्टर को और चेक करा के उनसे परामर्श लेना चाहिए। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम हाइपरटेंशन का निदान या डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। मूलतः जो एक ब्लड प्रेशर रहता है हमारा वो 120/80 mm ऑफ मर्करी को कहते हैं। 120/80 यानी 120/80 mm ऑफ मर्करी, जिसको हम लगभग नॉर्मल भी ब्लड प्रेशर मांगते हैं। तो जो ऊपर वाला भी ब्लड प्रेशर रहता है वो हमारा रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला डायस्टोलिक रहता है। एक्चुअली ये मेडिकल टर्म है तो मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको, मगर ये है कि दोनों ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर लगता है, जैसे मैंने जो पीछे आपके बताया है कि कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप अपना चेक कराइए ब्लड प्रेशर और अपने डॉक्टर के पास जाइए। तो जो हम हेल्दी ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ना वो है 120/80 mm ऑफ द मर्करी। अब उच्च रक्तचाप को यानी हाइपरटेंशन पेशेंट कौन है जिनका जब ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक दबाव जो हमारे मैक्सिमम होता है हृदय की धड़कनें और रक्त को पंप जो दिल पंप करता है ना, उससे जो दोनों में दबाव पड़ता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये मैं आपके थोड़ा सा सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। तो और ये रीडिंग अगर 120 से 129 तक चली जाती है ना, ऊपर वाली रीडिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो हाइपरटेंशन में काउंट होगा। और जो नीचे वाला है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। वो जो दो धड़कनें होती है हमारे दिल की, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें जो प्रेशर आता है ना, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दबाव कम से कम जो है 80 mm मर्करी को हम नॉर्मल मानते हैं, मगर जब इससे ऊपर हो जाता है तो हम इसे हाइपरटेंशन की कैटेगरी में मानते हैं। अब जो हमारा कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन हमारी आती है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 130 से 139 139 हो, और डायस्टोलिक जो है हमारा वो 80 से लेकर 89 mm मर्करी तक हो, तो यह स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन जो होती है वो होती है जब सिस्टोलिक रीडिंग 140 mm मर्करी या इससे ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ मर्करी से ऊपर हो जाए, 90 mm ऑफ मर्करी से ऊपर हो जाए, तो उसे स्टेज 2 कैटेगरी में हम डालेंगे। जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस या इमरजेंसीज कब कहेंगे, जब हमारे पास जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mm मर्करी से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक बीपी लगभग 110-120 तक पहुंच जाए, तो उसे हमेशा हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस में काउंट करते हैं। और ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति को प्रोड्यूस कर सकता है, पैदा कर सकता है। तो ये आपातकालीन यानी ये आपको इमरजेंसी में ही, जो इमरजेंसी स्थिति है जो इसको आपको इमरजेंसी में ही हैंडल करना है। तो कभी भी आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर 180 तक पहुंच गया है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक आपका लगभग 110-120 आ रहा है, तो मेरी आपसे एक ही विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपने स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचिए, टाइम को बर्बाद किए बिना। टाइम बहुत मूल्यवान होता है इस स्थिति में। और मैं जितने भी ऊपर हमने बताए, मैंने आपको ये बताए हैं हाइपरटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या कितना, उच्च रक्त हाइपरटेंशन कितना, स्टेज 1 स्टेज 2 कितना है, तो ये इसके लिए मैं आपसे एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप रूटीनली अपने घर पे भी एक चार्टिंग कीजिए ब्लड प्रेशर की मिनिमम 7 दिन के लिए। सुबह का ब्लड प्रेशर और शाम का ब्लड प्रेशर, जिसको आपको लगे कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये लिखे एक पेपर पे लोड करके ये जब डॉक्टर से मिलना जाए, कि डॉक्टर को आपको थोड़ा सा जो आपका ब्लड प्रेशर का जो साइकिल चल रहा है उसको पता चलेगा कि डॉक्टर को भी कि हाँ यार ऐसा ऐसा इसका इवेंट हुआ था। हाँ, कभी ब्लड प्रेशर 180 आ जाता है तो डोंट वेट फॉर 7 days, इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल,
immediately. This is emergency condition, hypertensive crisis. गॉट माई पॉइंट? रूटीन में जब आपको लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप 7 दिन के लिए अपना सुबह शाम का ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, वो लेके आप डॉक्टर के पास जाइए कि मेरा ये सुबह शाम का ब्लड प्रेशर ये है। और जो अगर आपका 180 से आता है, ऊपर आता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका 110 120 आ रहा है, तो इमीडिएटली अपने नज़दीकी एमरजेंसी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में पहुंचिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, डोंट डिले। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएंगे जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड लेके, जहाँ प्रॉब्लम लेके, तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाना चाहेगा। वो टेस्ट मूल्यता रहते हैं हमारे पास, यूरिन टेस्ट रहते हैं, LFT RFT रहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड सैंपल से हमारा होता है ये हम निकाल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग या जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं वो करवाएंगे। डॉक्टर आपका ECG करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे और अल्ट्रासाउंड। अब ये टेस्ट देखिए, हर टेस्ट की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ये मत कभी नहीं कहिए कि यार ये टेस्ट क्यों करवा रहे हैं डॉक्टर साहब, इसका ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मुझे अल्ट्रासाउंड क्यों करवा दिया, इको क्यों करवा रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी क्यों करवा रहे हैं। हर टेस्ट की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है लिटरली, कि आप डॉक्टर को उस जो परामर्श दे रहा है उसको सुनिए। करना ना करना वो आप पे है, बट कम से कम एक अपना कूल ईयर्स दीजिए, माइंड दीजिए कि हाँ डॉक्टर साहब ने लिखा है। तो हर टेस्ट का इम्पोर्टेंस होती है। अब लिपिड प्रोफाइल में हम जैसे बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं जो मूलतः, हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, हम देखते हैं HDL, हम देखते हैं LDL, हम रेशो देखते हैं LDL और HDL की रेशो देखते हैं। तो वो अगर बढ़ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर HDL, तो हमें लिपिड प्रोफाइल इज वन ऑफ द मार्कर ऑफ हाइपरटेंशन, तो इसे आपने सीरियस से लेना है। इसी से हमें पता चलता है कि जो दिल, इसी बेसिक कंडक्शन है हमारे दिल की, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे अंदर, तो वो उसको नोट करता है इसी। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। जैसे इसी हम LBH देख सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो रही है, कुछ इरेगुलरिटी आ रही है हार्ट में, तो वो ये हमें इसी से पता है। इकोकार्डियोग्राफी से हमें पता चलता है फंक्शन, कि हमारा फंक्शन कितना नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम के हाइपरटेंशन पेशेंट में आहिस्ता आहिस्ता पहले तो दिल मोटा होना शुरू होता है, साइज बढ़ना शुरू होता है, फिर सडनली क्या होता है, उसका फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें बेसिकली पता चलेगा इकोकार्डियोग्राफी से ही। लास्ट आता है जो हमारे पास, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली हम करवाते हैं गुर्दों की स्थिति जानने के लिए कि किडनीज कैसी है। तो साथ में हमें रहता है कि कोई और ऐसा चीज़ तो नहीं हमारे शरीर में डेवलप हो रही है कि जिससे हम जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है। तो बेसिक अल्ट्रासाउंड एंड इकोकार्डियोग्राफी लगभग एक जैसी मशीनों पे ही होता है, क्योंकि यह हृदय धमनी अल्ट्रासोनिक वेव्स जहाँ उसको यूज़ किया जाता है, जो लगभग नो साइड इफेक्ट ऑफ द ऑन द बॉडी। तो नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई ना आपको प्रिक दिया जाता है। तो ये टेस्ट करना चाहिए आपको, और उससे आपका ये है कि हमें डायग्नोसिस बनाने में आप मदद मिलती है। बीइंग ए डॉक्टर मुझे ये कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं, जो कि मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें यूरिन के कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है ना, कि लॉस क्या हो रहा है उसमें यूरिन में, जो अब नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोटीन्स हो जाए, अब नॉर्मल लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाए, तो हमें यूरिन के सैंपल चाहिए होते हैं। देन हमें चाहिए होते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें LFT RFT CBC, लिपिड प्रोफाइल और थायराइड प्रोफाइल भी मैं करवाता हूँ आजकल अपने पेशेंट्स को। और आज के टाइम में मैं ब्लड से विटामिन D का भी मैंने एक जो आज नई गाइडलाइन है उसमें विटामिन D भी हम करवाते हैं। देन उसके बाद ECG करवाना है, इकोकार्डियोग्राफी करना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है।
कि सो दैट कि हम हमें इसका डायग्नोसिस बनेगी, इसका मूलतः कारण क्या है हाइपरटेंशन का। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसको उपचार कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये लगभग जो जो हमारी हाइपरटेंशन है ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज में आता है। तो सबसे पहले फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, बेटर करेंगे, हम देखेंगे हमारे गलती कहाँ है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मॉर्निंग वॉक। आप नियमित अपना मॉर्निंग वॉक कीजिए। स्टडीज कहती है आप 20-25 मिनट मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, सेहत के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 45 मिनट्स वॉक। क्योंकि अगर आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं गुड, नहीं तो नॉर्मल वॉक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मॉर्निंग वॉक along with 15 to 20 मिनट ऑफ द योगा एंड मेडिटेशन। ये आपको दोनों चीज़ें, अगर योगा मेडिटेशन along with मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो ये आपको हमेशा एक फील गुड देगा, पॉजिटिविटी देगा, और हमारे जो सर्कुलेशन को एक एक्टिव करेगा मॉर्निंग में, जो शायद पूरे दिन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, नॉर्मल आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप खाने पीने में फ्रूट्स या वेजिटेबल को अत्यधिक इस्तेमाल कीजिए। नमक का सेवन थोड़ा सीमित करना है। हमें पूरे दिन में 6 ग्राम ऑफ नमक सफिशिएंट होता है। 6 ग्राम नमक मीन्स की एक चुटकी नमक, वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं अपने मरीजों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपने नमक का सेवन उतना करना है जो आपको दाल सब्जी में मिलता है। टेबल सॉल्ट को अवॉइड करना। टेबल सॉल्ट से मेरा तात्पर्य है लाइक जो हम सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, अचार या नमकीन वगैरह खाते हैं, उनको अवॉइड कीजिए, वो ऐड ऑन सॉल्ट है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, फ्लूइड्स लेने, फ्लूइड इंटेक। पानी से है कि कम से कम 3 लीटर्स ऑफ वाटर इंटेक होना चाहिए। 3 लीटर्स मीन कि लगभग 8 गिलास, जो घरों में हमारे किचन में होते हैं गिलास, तो 8 गिलास आप पानी का सेवन कीजिए। पानी का आपको धूम्रपान और शराब, आपको स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ना है। छोड़ना मीन्स कि क्यूट। आपको ऐसे ऐसे आपने देखना है कि आपको ब्लड प्रेशर, जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस, देखिए आज के टाइम में स्ट्रेस लगभग सबको है। ऐसा कोई भी इंसान, कम इंसान होंगे जिनको स्ट्रेस नहीं होगा, जो शायद इस भागती हुई दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो हमने वो स्ट्रेस को देखना, हम उसको कैसे कूप अप कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। तो स्ट्रेस के लिए, रिलीफ के लिए मुझे जो लगता है कि आपको अपने जो परेशानी ऑफिस की है उसको घर तक नहीं लाना, घर की परेशानी अपने ऑफिस तक नहीं लेनी है। अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी जो दिक्कत आती है आप शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल से, फैमिली मेम्बर से। आप स्पिरिचुअली थोड़ा कोशिश कीजिए, लाइक ध्यान लगाना। क्यों हमारे हिंदुस्तान में जो ध्यान लगाने को बेसिकली 5,000 साल के इतिहास है हमारा, तो ये बेनिफिट देता है आपको डिस्ट्रेस होने से। तो जिसको अलग अलग, जैसे कोई मेडिटेशन करता है, कोई बुक रीडिंग करता है, कोई पार्क में घूमने चला जाएगा, तो डिफरेंट जी। आप ये इंडिविजुअल वेरी करेगा कि आपने कैसे कैसे इससे स्ट्रेस को कूप अप करना है और हमें डिस्ट्रेस रहना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय। हम एक बार, मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि मैं स्ट्रेस पे ही आपके साथ एक पूरा टॉपिक शेयर करूँगा कि हमारे पास कारण क्या स्ट्रेस के। आने वाले टाइम में मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे कैसे अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। तो मूलतः लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में मैंने बताया है, और मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। इसमें आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, आपने रेगुलर एक्सरसाइज का रखनी है। आपने
स्मोकिंग और अल्कोहल को क्यूट करना है। आपने अपना एक आइडल बॉडी वेट अचीव करना है। डिस्ट्रेस रहना है अपने आप को। पानी का इंटेक रखिए आप अच्छा। आपने ब्लड जो हमारा है सॉरी आपने नमक का सेवन कम से कम करना है। जितना दाल सब्जी भी खाते हैं वही करना है। अवॉइड फैट फ्राइड डाइट, तली हुई चीज़ों को अवॉइड कीजिए, फैट को अवॉइड कीजिए। अब मैं मेडिसिन पार्ट पे कहता हूँ, तो मेडिसिन पार्ट में आपके साथ अभी इसमें मैं सिर्फ एक बेसिक ही बताऊंगा कौन कौन सी दवाई हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें डायूरेटिक होते हैं, जैसे पेशाब जिससे ज़्यादा आए। हमारे एंजियोटेंसिन, एसी इनहिबिटर, एंजियो कन्वर्टिंग एसी इनहिबिटर्स हमारे पास होते हैं। देन एआरवीज है हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स है। बहुत चेन है इसकी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत कॉमनली यूज होते हैं। मैं इसमें दवाइयों में डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार देखी है कि जो मैं खुद भी फील करता हूँ, मैक्सिमम पेशेंट वो नेट से पढ़ के आ जाते हैं, फिर डॉक्टर को क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर जो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ ये दवाई रिक्वायर्ड नहीं है या इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो मरीज पहले ही प्री ऑक्यूपाइड होता है। तो मैं, अगर आप चाहते होंगे कि मैं पूरी दवाइयों पे एक अलग टॉपिक मैं शेयर कर दूंगा, बट मैं दवाइयों का यहाँ पे नाम का जिक्र नहीं करूँगा। मेरी एक कोशिश रहेगी कि आपको दवाई आपका कंसर्न डॉक्टर ही दे, जो उस समय उनको ठीक लगता है। मिसयूज ऑफ मेडिसिन हमें ज़्यादा नुकसान करती है रादर देन इसके बेनिफिट से। तो मेरी एक ही जिस पे मैं बल देता हूँ, मैं अपना जोर देता हूँ कि हमें जो दवाइयाँ हैं ना, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए, उससे कंसल्ट करके लेनी चाहिए, ऐसे नहीं ले। तो इसलिए मैं दवाइयों पे इतना ज़्यादा एम्फिसाइज नहीं करूँगा इस वीडियो में। आखिर में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसकी हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। वो शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड्स है, ज़्यादा जटिल है। सबसे कॉमन रहता है हमारे पास दिल की बीमारियाँ। दिल की बीमारियों में हमें हार्ट अटैक बहुत कॉमन होता है हाइपरटेंशन पेशेंट में। स्ट्रोक, दिमाग ब्रेन में नस फट सकती है, क्लॉट हो सकते हैं। किडनी का डैमेज होना, ये भी एक है। लंग्स का डैमेज होना, मल्टी ऑर्गन फेलियर होना। तो ये जटिल स्थितियां हैं काफ़ी, जो हाइपरटेंशन से होती हैं। तो लगभग मैं इस टॉपिक को, जो एक बेसिक मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि हमारा ये हाइपरटेंशन क्या होता है। 120/80 हमारे पास कितने टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं? 2 टाइप के होते हैं मेन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो उम्र के साथ आता है, जहाँ खुद ब खुद जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप है और सेकेंडरी के हमारे पास कुछ ना कुछ और इसका रीज़न रहता है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हाइपरटेंशन 120 हो गया, फिर उसके बाद जो नॉर्मल बीपी 120/80 है, और हाइपरटेंशन पेशेंट जो 120 से 129 तक चला जाता है सिस्टोलिक। और स्टेज 1 स्टेज 2 वो है जो हमारा बीपी जो आगे आगे बढ़ता है, लाइक 130/139। स्टेज 1 में 140 से ऊपर जाता है तो स्टेज 2 में हो गया। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस मैंने आपसे डिस्कस की, जब एक सिस्टोलिक बीपी 180 से ऊपर चला जाए तो आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको हमेशा 7 दिन की एक रीडिंग लेके जाना है अपने साथ, सुबह शाम की। अब ब्लड टेस्ट जो मैंने बताए हैं आपको कि CBC, LFT, RFT, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यूरिन टेस्ट होगा हमारे, अल्ट्रासाउंड करवाना है। देन उसके बाद मैंने आपसे ट्रीटमेंट पार्ट में डिस्कस किया, जो मेरा मेन फोकस रहा आज इस वीडियो में, वो रहा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मैंने बताया आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, इट हेल्प्स अ लॉट। आपकी लगभग बहुत नहीं तो 75% प्रॉब्लम इसी से ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपका साल्ट इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना है, फैट फ्राइड रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपने फ्रूट्स रखिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं, आपने आपको डी स्ट्रेस रखिए। और मैंने आपसे उसके बाद डिस्कस किया दवाइयाँ, जो इतनी डिटेल में नहीं की कि हम भिन्न भिन्न प्रकार, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे पास होता है, ARVs है, ACVs है,
एस इनहिबिटर्स हैं हमारे पास, तो अल्फा ब्लॉकर्स है, तो ये काफ़ी मेडिसिन है, उसमें डिटेल में नहीं है, ये हमें इस वीडियो में। तीसरा मैंने बताया है कि हम इसमें जो हाइपरटेंशन की हमें जो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, वो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, हमारी ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है, लंग से रिलेटेड हो सकती है, किडनी से रिलेटेड हो सकती है, मल्टी ऑर्गन्स हो सकती है। तो कृपया करके आपका जब भी लगे कि हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर से संपर्क करें, इवैल्यूएट कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट आए। और मैं आपको एश्योर करता हूं, जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, कि हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है जिसको हम चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। बट आज के टाइम में सबसे जो कॉमनेस्ट, जो सबसे कॉमन चीज़ है वो हम स्ट्रेस है, उसके लिए मैं अलग आपसे वीडियो शेयर करूंगा, सो दैट कि हम ब्लड प्रेशर को जड़ से उखाड़ें। और हम जैसे काफ़ी लोग कर ही रहे हैं, संस्थाएं कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत से हम हाइपरटेंशन को इरेडिकेट करें, यानी कि ख़त्म करें। जितना भी कोशिश हो सकता है हम सब मिलके करते हैं, थोड़ा आप कीजिए, थोड़ा हम करते हैं, और एक स्वस्थ भारत जिसकी हम परिकल्पना सब करते हैं। और ना सिर्फ भारत, हम बिलीव करते हैं बस वसुधैव कुटुंबकम में, तो वसुधैव कुटुंबकम में हमारा पूरा विश्व हमारा घर है, तो हम सब के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे मिलके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी आप लोगों से फिर रूबरू हूँगा एक नए टॉपिक के साथ, नए जो, अगर हाँ कोई आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे आपसे शेयर करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का डालिए, टाइटल डालिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आपसे वो उस टॉपिक को शेयर करूँगा, और जो भी उसमें जो आपको भ्रांतियाँ हैं, जो आपको क्यूरीज हैं, तो आप हम ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छे समाज को स्थापित कर सकते हैं, जिसे हम, मैं सिर्फ अच्छा समाज मनी वे से नहीं है, मैं एक स्वास्थ्य के वे से कहता हूँ कि अच्छा समाज, खुशहाल समाज चाहिए हमें। तो हम सब कोशिश करेंगे। और कृपया आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हम पे, और सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो कीजिए आप लोगों के साथ, कि नॉलेज जितनी ज़्यादा तक पहुँचे। और हम एक लाइफ भी सेव कर रहे हैं इस वीडियो से, तो मुझे लगता है कि हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एज मच पॉसिबल, और जल्दी दोबारा मिलूंगा। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक अच्छे एग्जाम्पल के बनिए आप समाज के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर जल्दी आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।